ये पार्ट 2 है, इससे पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं इनका। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से पहले जो डी ब्लॉक एलिमेंट का पोर्शन पेंडिंग है हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है वर्नर्स थ्योरी से। वर्नर्स थ्योरी जो है ये बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, ईच मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजेसेस टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। वर्नर्स के मुताबिक जो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं इनमें मेटल्स की दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है इसको प्रिंसिपल वैलेंसी या आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहा जाता है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसे नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी कहा जाता है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये सेटिस्फाई होती है बाय एनाइंस ओनली। एनाइंस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होना लाजमी होता है। इट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की वो शो कर रही होती है। इट इज़ नॉन डायरेक्शनल और इसको हम शो करते हैं डॉटेड लाइन से, जिसका मतलब ये होता है कि ये आयोनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स ही होते हैं, यानी जो असल में लिगेंड्स जिन्हें हम कह रहे होते हैं ना वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। और लिगेंड्स जो है वो हमें पता है कि आइंस भी हो सकते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिफाइन कर रही होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हम देख चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ये होते हैं कि लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहे हैं। ये डायरेक्शनल होता है और ये थिक लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल्स हैं डिफरेंट कि वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इतना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टडी के अंदर। इन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया और उसके बाद इन्होंने अपनी ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी। उन्होंने जो उस टाइम नोटेशन दी थी वो थोड़ी ज़रा इससे ज़्यादा सिंपल थी। जैसे कोबाल्ट है तो इसके साथ 3 क्लोरो अटैच है और साथ में 6 अमाइनो अटैच है। इसकी मॉडर्न नोटेशन जो आजकल हम लिखते हैं, आजकल हमने ज़रा उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी में और फिर काउंटर आइन में डिवाइड कर दिया कि जो चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है और जो बाहर होती है वो उस चार्ज को काउंटर करने के लिए होती है, वो स्पीशीज़ जो होती हैं। तो इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कोबाल्ट के साथ जो है वो 6 अमाइनो अटैच है, फिर इस चार्ज को काउंटर कर रहे हैं 3 क्लोरो जो है। तो अब अगर आप इसको आयोनाइज करते हैं तो ये किस तरह से आयोनाइज होगा कि एनाइन अलग हो जाएंगे, यानी क्लोरो जो है वो अलग हो जाएंगे और बाकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो अलग हो जाएगी। तो इस केस में जो आपके पास ये 6 अमाइनो ग्रुप है ये सेकेंडरी वैलेंसी का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि नॉन आयोनाइजेबल है, और जो ये क्लोरो हैं ये प्राइमरी वैलेंसी का रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास क्लोरो जो है उसकी आपने रिप्लेसमेंट करवा दी है अमाइनो के साथ, कि पहले जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में थे वो 6 के 6 अमाइनो थे, अब 5 अमाइनो है और 1 क्लोरो है। तो इस केस में ये होगा कि जो क्लोरो आपने इंट्रोड्यूस करवाया ये दोनों तरह का रोल प्ले करेगा। ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस केस में सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? ये 5 अमाइनो और 1 क्लोरो, यानी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के इनसाइड है। तो 5 अमाइनो और 1 क्लोरो जो है ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। बाकी जो है 3 क्लोरो, जिसमें 3 में से 2 जो है वो आउटसाइड है और 1 जो है वो इनसाइड एंटिटी है, तो ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी का रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट में आपने क्या किया है कि अमाइनो फर्दर एक रिड्यूस करके क्लोरो एक मज़ीद इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो यहाँ पे भी है यही 3 क्लोरो जो सेकेंडरी वैलेंसी को प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन अब 2 जो हैं वो इनसाइड चले गए हैं और 1 जो है वो आउटसाइड है। जो इनसाइड होंगे वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो डॉटेड लाइन के साथ आपको नज़र आ रहे हैं ग्रुप्स, ये हैं इसके सेकेंडरी वैलेंसी। सॉरी, जो आपको थिक लाइन्स हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी हैं और जो ये आपको डॉटेड लाइन के साथ नज़र आ रहे हैं ये प्राइमरी वैलेंसी है। जो दोनों तरह के हैं, मतलब आपको डॉटेड लाइन के साथ भी नज़र आ रहे हैं और थिक के साथ भी हैं, ये दोनों तरह की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक पहले वीबीटी जो थी वो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी, जो कि हम स्टडी भी करेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। लेकिन लिनियस पॉलिंग ने इसको फर्दर एक्सटेंड किया 1931 में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे भी इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट
डेटिव कोविलेंट या कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन समझ लें। इनके मुताबिक वीबीटी के मुताबिक जो मेटल और लिगेंड में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये होता है डेटिव कोविलेंट बॉन्ड। डेटिव कोविलेंट को कोऑर्डिनेट कोविलेंट भी कहा जाता है। और कोऑर्डिनेट कोविलेंट या डेटिव कोविलेंट में होता क्या है कि जो आपके पास एक एलिमेंट होता है वो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को डोनेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि लिगेंड जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से इसके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज़ करते हुए आप जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसमें से अक्सर एमसीक्यूज़ पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना आता हो, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाए जो कॉम्प्लेक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके रिस्पेक्टिव ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप आपने अच्छे से याद रखनी है और फिर रिस्पेक्टिव उनकी जो शेप्स हैं। लाइक अगर आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको गिवन है उसमें सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 बन रहा है, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3 और sp3 के रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। इस तरह से 4 के केस में दूसरा चांस होता है dsp2 का, और dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर जो है शेप होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगी। अगर 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 तरह के चांसेस है, sp3d2 या d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp3d2 और d2 sp3 में क्या फ़र्क है वो आगे अभी हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, लेकिन दोनों के केस में जो शेप होगी कॉम्प्लेक्स की वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन गिवन है और उसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का अंदाज़ा हो जाता है तो उस कोऑर्डिनेशन नंबर को देखते हुए आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को देखते हुए आप आसानी से उन कॉम्प्लेक्सेस की शेप्स के बारे में बता सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन इसी टाइप का आता है, या शेप पूछी जाती है या आपसे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो आपके पास सब्सटेंसेस होती हैं वो या तो पैरामैग्नेटिक होती हैं या डायमैग्नेटिक होती हैं। पैरामैग्नेटिक वो होती हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, डायमैग्नेटिक जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का होता है क्योंकि उन्हीं में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। इसका फार्मूला होता है √n × n+2 और ये हम बोहर मैग्नेट्रॉन में लेते हैं, अक्सर यूनिट के साथ भी इसको पूछा जाता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, जैसे अभी हमने ऊपर भी बात की कि जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होगी वहाँ पे 2 तरह के चांसेस होंगे, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो D पहले आएगा, d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर आउटर है तो नाम से पता चलेगा जिसमें D आउटर वाला इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। जो d2 sp3 वाले हैं उनको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और जो sp3 d2 वाले हैं उनको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये हैं लिगेंड्स। लिगेंड जो होते हैं उन सबकी स्ट्रेंथ सेम नहीं होती, और ये एक्चुअली लिगेंड्स भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इनर ऑर्बिटल बनेगा या आउटर ऑर्बिटल बनेगा। तो ये है उनकी स्ट्रेंथ के लिहाज से कि आयोडो जो है वो वीक लिगेंड है, उसके बाद ब्रोमो उससे स्ट्रॉन्ग, मतलब ये इनकी स्ट्रेंथ के लिहाज से उनका ऑर्डर गिवन है। तो ये अच्छे से आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि इसी के लिहाज से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है तो वो आउटर बनने के चांसेस हैं या इनर बनने के चांसेस हैं। और अगर आपको आउटर और इनर का आइडिया होगा तभी आप बता सकते हैं कि d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी या sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। ये है आपके पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स और इसके साथ हेक्सा अमाइनो अटैच है। इस केस में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, क्योंकि अमाइनो जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है तो अमाइनो की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर ऊपर चार्ज +3 आ रहा है तो वो कोबाल्ट का ही चार्ज है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों को करना आती है, वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। उसके बाद अब ये आपके पास इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रही थी। जब लिगेंड ने आके अप्रोच किया इसको तो अब लिगेंड जो है वो एक किसी हद तक
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो वो इसकी पेयरिंग करवा देगा। जब पेयरिंग हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉन की जो पहले अनपेयर्ड थे, यानी टोटल कोबाल्ट के जो आपको नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर वो हैं 6। पहले ये डिवाइडेड थे पांचों डी ऑर्बिटल्स के अंदर, लेकिन जब लिगेंड ने आके अप्रोच किया और लिगेंड ने इनकी पेयरिंग करवा दी, ये लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि लिगेंड इनकी पेयरिंग करवा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसने पेयरिंग करवा दी। जब पेयरिंग हो जाएगी तो अब ये वाले जो डी ऑर्बिटल हैं ये एम्प्टी हो गए, तो अब लिगेंड्स आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो आपके पास लिगेंड टोटल कितने आ रहे हैं, 6 अमाइनो आ रहे हैं। तो 6 अमाइनो जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, जिसमें से 2 अमाइनो ने यहाँ पे डी ऑर्बिटल में डोनेट कर दिए, एक ने 4s के अंदर और 3 ने 4p के अंदर। तो इस लिहाज से इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी इसमें d के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, s का एक और p के 3, d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब चूंकि इनमें जो है इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है तो इस लिहाज से ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, या इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें इनकी, तो यहाँ पे हमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक होगा। जब डायामैग्नेटिक होगा तो इसका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है जो हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला के n√n इंटू n+2, तो अब जब n ही 0 है तो ऑब्वियसली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हाई स्पिन या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। तो ये आपके पास है आयरन का कॉम्प्लेक्स Fe(F6) और इसके ऊपर चार्ज है 4 नेगेटिव। तो इस लिहाज से अगर आप इस पे देखें तो फ्लोरो जो है वो -1 होता है, तो 6 फ्लोरो पे चार्ज होगा -6। तो ऑब्वियसली -6 को अगर आपने -4 में कन्वर्ट करना है तो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बनेगी +2। तो अब उस लिहाज से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखें Fe+2 के। उसके बाद अब ये आपके पास है Fe+2 अपने आयोनिक फॉर्म में। उसके बाद जब लिगेंड ने आके अप्रोच किया, अब लिगेंड जो फ्लोरो है, फ्लोरो वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो वो पेयरिंग नहीं करवाई उसने। जब पेयरिंग नहीं करवाई तो फिर वो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट उसने करने हैं, तो वो 6 फ्लोरो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, आपके पास s के अंदर 3 जो हैं वो p के जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे, और 2 जो हैं वो आउटर 4d में। यानी जब आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हो रही तो वहाँ पे 3d के अंदर वाले जो d ऑर्बिटल थे वो इन्वॉल्व हो रहे, तो यहाँ पे 4d इन्वॉल्व हो रहा है। तो यही डिफरेंस होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में। तो इस लिहाज से अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3d2। तो ये पैरामैग्नेटिक भी होगा क्योंकि यहाँ पे हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा और आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हो गई। इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी ज्योमेट्री भी याद रखनी है कि ऑक्टाहेड्रल होती है। वो हमें पता है कि sp3d2 है, d2sp3 है, दोनों के केस में ज्योमेट्री जो बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी। बॉन्ड थ्योरी जहाँ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हमें स्ट्रक्चर्स वगैरह को एक्सप्लेन कर देती है, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बता देती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, लेकिन फिर भी इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं जिसमें काफ़ी सारे तो इसमें ऐसे अजम्पशंस हैं जो कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे तो इम्प्लीमेंट होते हैं और कुछ पे नहीं होते। इट डज़ नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव लेवल पे इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड नहीं करती। इसके अलावा कलर जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के, ये उनको एक्सप्लेन नहीं करती। थर्मोडाइनामिक्स या काइनेटिक स्टेबिलिटीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती। इसके अलावा जो है कुछ कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्रीज जब आप जस्टिफाई कर रहे होते हैं तो उस जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक उनकी ज्योमेट्री आनी चाहिए वो नहीं आती। तो उस तरह की शॉर्ट कमिंग्स क्यों आती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा जो ये हम वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं उनको ऑर्डर्स के अलावा कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रोवाइड नहीं कर सकी थी। तो नेक्स्ट हम एक स्टेप फॉरवर्ड चले तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ जाती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक जो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन जो होते हैं वो असल में चार्जेस में होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, तो आयोनिक कंपाउंड में कैटाइन और एनाइन होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होते हैं। तो जस्ट लाइक देम यहाँ पे भी जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स होते हैं इनके दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो प्योरली आयोनिक होता है।
यानी सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव करती है और जो लिगेंड है वो नेगेटिव पॉइंट चार्जेस के तौर पे बिहेव करते हैं। अब अगर इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। अगर रिपल्सिव फोर्सेस होंगी तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब जो लिगेंड्स होते हैं जो आपके पास d ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर 5 फर्दर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyc, dzx, dx2, y2 और dz2। तो ये जो dxy, yz और zx हैं, इनके लोब्स जो हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, यानी xy के x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान, yz के y एक्सिस और z एक्सिस के दरमियान, zx के x एक्सिस और z एक्सिस के दरमियान। लेकिन जो ये हैं x2, y2 और dz2, ये इनके जो लोब्स होते हैं वो ऑन द एक्सिस या अलोंग द एक्सिस होते हैं। मतलब ये जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं और ये जो 3 होते हैं ये एक्सिस के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। जो ये 3 ऑर्बिटल हैं जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है T2G का, और जो ऑन द एक्सिस या अलोंग द एक्सिस आप कह लें वो जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं इन्हें नाम देते हैं EG का। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इनटू 2 डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ द रिपल्सिव फील्ड क्रिएटेड बाय द अप्रोचिंग लिगेंड। होता ये है कि जब तक लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया होता तो जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d के, उनकी एनर्जी इक्वल होती है, वो 5 डिजेनरेट होते हैं। लेकिन जब लिगेंड आके अप्रोच करता है उस सेंट्रल मेटल एटम को, तो जो उसके d ऑर्बिटल्स होते हैं वो डबल डिजेनरेट और ट्रिपल डिजेनरेट में डिवाइड हो जाते हैं। डबल डिजेनरेट और ट्रिपल डिजेनरेट का मतलब यही है कि जो 2 ऑर्बिटल्स एक्सिस पर होते हैं वो, और जो 3 बिटवीन एक्सिस होते हैं, उन दोनों की स्प्लिटिंग हो जाती है एनर्जी के लिहाज से। अब एनर्जी हायर किसकी होनी है, लोअर किसकी होनी है, ये डिपेंड करेगा कि लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है। अगर लिगेंड आके अप्रोच करता है एक्सिस से, अगर लिगेंड एक्सिस से अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली जो ऑर्बिटल एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर लिगेंड आके अप्रोच करते हैं बिटवीन एक्सिस से, तो जो बिटवीन एक्सिस होते हैं ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि लिगेंड अप्रोच कहाँ से करता है मेटल को। बहरहाल जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो स्प्लिटिंग हो जाएगी EG और T2G में, और ये एनर्जी के लिहाज से होगी कि जहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होंगी वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, और जहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगी वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है। तो आमतौर पे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनमें लिगेंड अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस। जब अलोंग द एक्सिस आके लिगेंड अप्रोच करेगा तो जो ऑर्बिटल अलोंग एक्सिस प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, और जो बिटवीन एक्सिस होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। यानी अगर पहले थे 5 की एनर्जी इक्वल होती है, जब लिगेंड ने आके अप्रोच किया तो उसके बाद स्प्लिटिंग हुई। तो अब चूंकि लिगेंड ने अप्रोच किए हैं अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस 2 ऑर्बिटल थे जिन्हें हम EG कह रहे हैं, जो कि dx2, y2 और dz2 है, तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चले गए एनर्जी एब्सॉर्ब करके। और जो बाकी थे 3 बिटवीन द एक्सिस वाले x, y, yz और zx, जिन्हें हम T2G कह रहे हैं, उनकी एनर्जी कम हुई है तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ गए। ये दरमियान वाला जो होता है इसे बोलते हैं, मतलब ये जो आपको एक डॉटेड लाइन बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रही है, इसे हम बोलते हैं बेरी सेंटर। तो बेरी सेंटर के लिहाज से देखा जाता है कि एनर्जी कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज हुई है। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने देखी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इस केस में आपने ऑब्जर्व किया कि जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस थे वो हायर एनर्जी स्टेट में गए हैं, यानी EG वाले। अब अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो यहाँ पे लिगेंड अप्रोच करते हैं यूजुअली बिटवीन द एक्सिस। तो जो बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स होंगे उनको ज़्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ेगी, तो वो चले जाएंगे हायर एनर्जी स्टेट में।
अब वो अगर हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो जो Eg वाले हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। तो यहाँ भी हम बैरी सेंटर्ड के लिहाज से कंपेयर करते हैं कि हायर एनर्जी स्टेट में कौन से गए हैं और लोअर एनर्जी स्टेट में कौन से आए हैं। तो ये जो डेल्टा का सिंबल आपको नज़र आता है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के लिए। डेल्टा टी का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और डेल्टा ओ का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आमतौर पे इन दोनों का रिलेशन भी पूछ लिया जाता है। तो जो डेल्टा टी होता है वो इक्वल होता है 4/9 डेल्टा ओ के। इन जनरल ये ऊपर भी हम ट्रेंड देख चुके हैं लिगेंड्स का कि जो स्टार्ट वाले हैं ये वीक फील्ड लिगेंड है और इसी के स्ट्रेंथ के लिहाज से इनको अरेंज किया गया। तो जो आपके पास लार्ज मतलब आगे आगे जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे उनकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। देखिए, एक होती है स्प्लिटिंग एनर्जी और एक होती है पेयरिंग एनर्जी। अब अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो फिर जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं हम उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड अप नहीं हो पाएंगे, फिर वो स्प्लिटिंग को प्रेफर करेंगे, ठीक है। और अगर पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो फिर वो पेयरिंग को प्रेफर करेंगे। अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड हो तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए फिर वो पेयरिंग नहीं करवाते बल्कि वो स्प्लिटिंग की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। अब जाहिर सी बात है उनके लिए कम एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना आसान है। तो वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवाती क्योंकि वहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। इस वजह से जब वो पेयरिंग नहीं करवाते तो फिर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जो ऊपर हम देख के भी आए हैं अभी। और अगर आपके पास पेयरिंग एनर्जी कम हो, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हो, तो उस केस में वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में होता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो पेयरिंग को प्रेफर करते हैं। वो पहले पेयर्ड अप करवाते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी हम ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद है कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक चूँकि ये डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग है उसको जस्टिफाई करती है, इसी थ्योरी ने कॉन्सेप्ट स्प्लिटिंग का इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कलर एक्चुअली शो ही इसी डी ट्रांजिशन की वजह से करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो नेचर ऑफ द मेटल आयन, नेचर ऑफ द मेटल आयन वो इस तरह से इफेक्ट करती है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ मेटल की। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की। नेचर ऑफ लिगेंड के लिहाज से देखें तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से। ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं कि यहाँ पे जो हमने सारी थ्योरी को स्टडी किया है तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हम डी ऑर्बिटल्स का ही देख रहे हैं कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी उसी के लिहाज से सारी करेक्टरिस्टिक्स को। तो जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं पी है एस है उनकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया। उसके अलावा कुछ जो हैं वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाते हैं, कुछ वीक क्यों हो जाते हैं। जैसे वाटर जो है वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है देन हाइड्रोक्सिल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसकी जस्टिफिकेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्रोवाइड नहीं कर सकी थी। इसके मुताबिक जो लिगेंड में और मेटल में बॉन्ड बनता है वो प्योरली आयोनिक होता है, तो जो उसमें पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर होता है उसको कंसीडर नहीं किया गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। इसके अलावा पाई बॉन्डिंग को कंसीडर नहीं किया गया। तो द थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन कलर इन कंपाउंड हैविंग D0 कन्फिग्रेशन, जिनके डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन वो कलर्ड कैसे होते हैं वो चीज़ भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। उसके बाद है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो अराइज होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब इसमें फर्दर जो कैटेगरीज होती हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद है पोलिमराइजेशन आइसोमेरिज्म। और अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें जो डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से अराइज होता है उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है इसमें कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो इसमें सबसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर when the counter ion in a coordination compound is itself a potential ligand and can displace a ligand which can then become the counter ion। कि दो जो एक आपके पास काउंटर आइन जो कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर वाली साइड पे होते हैं और अंदर वाली साइड पे जो लिगेंड प्रेजेंट है, इन दोनों के अंदर एक दूसरे को डिस्प्लेस करने की एबिलिटी होती है, जिस वजह से अब होगा ये कि जैसे यहाँ पे आपके पास NO3 ग्रुप आउटसाइड प्रेजेंट है तो ये सल्फेट को डिस्प्लेस करवा देगा, तो सल्फेट आउटसाइड आ जाएगा और SO4 जो है NO3 ग्रुप जो है वो इनसाइड चला जाएगा। तो इस तरह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होगा तो इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें काउंटर आयन और लिगेंड एक दूसरे को डिस्प्लेस करवा देते हैं। अगले एग्जाम्पल में भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरो आउटसाइड प्रेजेंट है, नाइट्रो इनसाइड है, तो फिर क्लोरो ने डिस्प्लेस करवा दिया नाइट्रो को और नाइट्रो बाहर आ गया और क्लोरो इनसाइड मूव कर गया। उसके बाद है सेकेंड टाइप सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नाम से पता चल रहा है कि ये उन कंपाउंड्स में आपको नज़र आएगा जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा। अब वाटर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के इनसाइड भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के आउटसाइड भी हो सकता है। जैसे अगर आप फर्स्ट कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर देखें तो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है और इसी का ही दूसरा आइसोमर अगर आप देखें तो उसमें क्लोरो इनसाइड मूव कर गया और वाटर आउटसाइड आ गया। तो इस तरह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है इसे बोलते हैं हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में होता है जिनमें एम्बीडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट हो। एम्बीडेंटेट लिगेंड भी हम कल स्टडी कर चुके हैं कि ये वो टाइप होती है जिसमें डोनेटिंग साइड डिफरेंट होती हैं लेकिन वो स्पेसिफिक साइड से डोनेट करते हैं। जैसे आपके पास है SCN, तो इसमें अब जो है ये सल्फर से भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी। तो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होता है इसे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगर आपसे MCQ में पूछा जाए तो आपने सिंपल ये देखना है कि इसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड किसके अंदर प्रेजेंट है, जिसमें एम्बीडेंटेट होगा आप उसको मार्क कर दीजिएगा कि इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेड अप ऑफ आयोनिक एंड एनायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटीज शो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड। इसमें क्या करते हैं, कैटाइन और एनाइन वाली जो एंटिटीज होती हैं वो आपस में लिगेंड्स को एक्सचेंज कर लेती हैं। जैसे इस फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें कि कोबाल्ट के साथ अटैच है हेक्सा अमाइनो और यहाँ पे क्रोमियम के साथ है हेक्सा सायानो। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो क्रोमियम के साथ आ गए हैं अब अमाइनो और कोबाल्ट के साथ सायानो, तो इन्होंने अपने लिगेंड्स को इंटरचेंज कर लिया। इस तरह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म ये होता है कि उसमें लिगेंड के अंदर आइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे आपके पास है 1,2 डाई अमाइनो प्रोपेन, अब उसमें क्या है, प्रोपेन के साथ 2 अमाइनो ग्रुप अटैच है 1 और 2 पोजीशन पे, लेकिन सिर्फ अगर हम पोजीशन बदल दें इसी लिगेंड के अंदर के वही आपके पास अमाइनो प्रोपेन है, लेकिन अब जो है अमाइनो ग्रुप एक 1 पे अटैच है कि 3rd पे अटैच है, यानी सिर्फ यहाँ पे आइसोमेरिज्म अराइज हुआ लिगेंड के अंदर। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म वो होता है जिनके अंदर इंपेरिकल फार्मूला सेम बनता है। लाइक आपके पास है ये एग्जाम्पल के प्लेटिनम के साथ 2 अमाइनो अटैच हैं और 2 क्लोरो, तो यहाँ पे प्लेटिनम टू अमाइनो टू क्लोरो क्या रेशो बनेगी, 1:2। इसमें अमाइनो है तो 1:2:2, 2 क्लोरो है। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो प्लेटिनम 1 है और इसके साथ 4 अमाइनो है और 4 क्लोरो है, तो 2:4:4। अब अगर आप इसको सिंपलेस्ट इसकी रेशो ले तो ये भी 1:2:2 बन जाएगा, यानी 2 1 2 2 2 4 2 2 4, तो ये 1:2:2, यानी दोनों के अंदर रेशो सेम है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है कि इसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होता है, बस ये स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन इनकी डिफरेंट हो जाती है। इसमें सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर इंक्लूड होता है। सिस आइसोमेरिज्म जिसमें सेम लिगेंड सेम साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ट्रांस जिसमें सेम लिगेंड अपोजिट साइड पे अटैच होते हैं, यानी सिस के अंदर जो एंगल बनते हैं वो 90 का बनते हैं और जो ट्रांस में टोटली अपोजिट होता है तो 180 का बन जाता है।
अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केसेस हम स्टडी कर चुके हैं, तो या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। अब टेट्राहेड्रल में अगर आपके पास केस ऐसा आ जाए जिसमें चारों लिगेंड सेम है, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। या 3 अगर सेम है और 1 डिफरेंट है तो भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आ जाते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी इस तरह से है कि उसमें आपके पास दो लिगेंड डिफरेंट है, यानी 2 A टाइप के हैं और 2 B टाइप के हैं, तो वो शो कर सकते हैं ये इस तरह से। या फिर AB टाइप के हैं दोनों, या A2 है मतलब 2 सेम है और 2 डिफरेंट है, या चारों डिफरेंट है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और उसमें होगा ये कि आप किसी एक कंपाउंड को ग्रुप को रेफरेंस मान के देखेंगे कि अगर उस ग्रुप के जो वो ग्रुप सेम साइड पे तो वो सिस होगा, अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे है तो वो ट्रांस होगा। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोनों क्लोरो जो है वो सेम साइड पे, दोनों अमाइनो सेम साइड पे, तो ये सिस है। यहाँ पे क्लोरो जो है वो दोनों अपोजिट साइड पे चले गए हैं और अमाइनो दोनों अपोजिट साइड पे, तो ये ट्रांस आइसोमर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो होता है उसमें भी अगर तो सारे लिगेंड सेम हो जाएंगे तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अगर 5 सेम है 1 डिफरेंट है तो भी पॉसिबल नहीं है। और अगर ए के 3 ग्रुप बने हैं तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। उसके लिए लाजमी है कि आपके पास कोई एक रेफरेंस ग्रुप ज़रूर होना चाहिए, लाइक A2 B2 C2, यानी आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जिसमें 6 लिगेंड जो हैं अटैच, तो वो इस तरह से करें कि 2-2 करके हों, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। उसमें फिर आपने जिसको रेफरेंस माना है उसके रिस्पेक्ट में आपने देखना है। जैसे यहाँ पे हम क्लोरो के लिहाज से देख रहे हैं तो क्लोरो दोनों सेम साइड पे है तो ये सिस आइसोमर है, और यहाँ पे क्लोरो जो है वो डिफरेंट साइड पे चले गए तो ये ट्रांस आइसोमर है। इस तरह से मतलब आपके पास कोई रेफरेंस ग्रुप लाजमी होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आप देखें, तभी आप कोऑर्डिनेशन नंबर के लिहाज से ये बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे या नहीं। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे गिवन है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। यहाँ पे हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला जो था टॉपिक वो कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहने की रीज़न क्या है, क्योंकि इनमें जो एफ ऑर्बिटल होता है वो प्री पेनल्टीमेट होता है, यानी डी से पहले होता है, तो इस लिहाज से इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनकी जो इनके एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं, n-2 एफ जो है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इंक्लूड होता है। जनरल फार्मूला इनका होता है n-2 f 1 से 14 तक, यानी f जो है उसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फिलिंग में होता है तो 1 से लेके 14 तक इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी में 1 होगा, किसी में 2, किसी में 3 अप टू 14। और n-1 डी के अंदर 0 होगा या 1 होगा, और ns2 ये इनका जनरल फार्मूला है। तो पीरियोडिक टेबल के नीचे जो हमें 2 लाइन्स नज़र आती हैं ये एक्चुअली होती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें हम लेंथेनाइड को देखें तो लेंथेनाइड जो है इनके जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4f ऑर्बिटल में एंटर हो रहे होते हैं। ये सीरियम से ल्यूटिटियम तक होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीरियम से ल्यूटिटियम तक लेंथेनाइड कहने की रीज़न ये होती है कि लेंथेनम 57 के बाद ये सीरीज स्टार्ट हो रही है 58 से, सीरियम से ल्यूटिटियम तक, और इनको हम बोलते हैं लेंथेनाइड्स। उसके बाद ये है इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ज़ेनॉन के बाद 4f जो है वो उसमें 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3 अप टू 14, और 5d 0 से 1 और 6s2। तो ये इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे गिवन है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे f ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिस वजह से हम इनको बोलते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनर ट्रांजिशन कहने की वजह ये है कि f जो है वो यहाँ पे पहले आ रहा है d से। उसकी बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनके जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। इनके एटॉमिक नंबर याद करना मुश्किल नहीं है, अगर आप सीरीज़ को तरतीब से याद करते हैं तो एटॉमिक नंबर बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। उसके अलावा फिर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी समटाइम पूछ ली जाती है कि आइडेंटिफाई करें इसमें फ़लान एलिमेंट के ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी है करेक्ट ऑप्शन में, तो वो आपको पता होनी चाहिए। जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट की शो करते हैं +3 की करते हैं, इसके अलावा +2 +4 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपको शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट ज़्यादातर पैरामैग्नेटिक होते हैं,
क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप इनको आयोनिक फॉर्म में ले आते हैं, यानी इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप ख़त्म कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देते हैं, तो उस केस में फिर इनका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर्स है वो ख़त्म होने लग जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इनका, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है लूज इलेक्ट्रॉन करने की, इस वजह से ये ऑक्सीडेशन शो करते हैं। हाँ, यानी ऑक्सीडेशन का फिनोमिना शो करते हैं, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला। और जब इलेक्ट्रॉन ये अपने एक्स्ट्रा वाले अपने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दे दे तो फिर ये डायमैग्नेटिक बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है दूसरों को रिड्यूस करवा दें, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, तो इनके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफ़ी होता है। और इनका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो ये आमतौर पे कोई बहुत खुशी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस तो नहीं बनाते क्योंकि लो चार्ज डेंसिटी की वजह से, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है, मतलब पहली बात तो ये है कि इनके अंदर कोई ख़ास टेंडेंसी होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्सेस इनके बनते हैं और वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी या उनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही होती है। इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने के साथ वो इसलिए इंक्रीज़ हो रही होती है कि इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने के साथ साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है, और ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चूँकि एफ ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं, एफ की जो शील्डिंग होती है वो बहुत पुअर होती है, जिस वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती जाती है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, और इस लिहाज से इनका जो साइज है वो डिक्रीज होता रहता है, जिसे हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पे काफ़ी इफेक्ट भी होता है। As we move from one element to another in 4f series, the nuclear charge increases by 1 unit and an additional electron is added into same inner 4f subshell। बताने का मकसद ये है कि जब आप मूव कर रहे होते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर हो रहा होता है 4f सबशेल के अंदर इन लेंथेनाइट्स में। अब f की जो शील्डिंग है वो काफ़ी पुअर है, इसका डिफ्यूज्ड शेप होती है इसकी, अपनी इस पुअर जो शील्डिंग स्ट्रेंथ की वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाएगी, जिससे साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसका इफ़ेक्ट इनके बेसिकसिटी पे भी होता है, इनके जो सिमिलर साइज़ है उस चीज़ पे भी होता है। बेसिकसिटी की बात करें तो जैसे जैसे आप सीरियम से ल्यूटिटियम की तरफ जा रहे होते हैं, जो बेसिक करेक्टर होते हैं वो डिक्रीज़ हो रहा होता है, क्योंकि जब साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा, साइज़ डिक्रीज़ होने से कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज़ होगा, जिससे फिर जो है वो बॉन्ड ब्रेकेज के चांसेस कम होने लग जाएंगे, आयोनाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, जिस वजह से इनकी बेसिकसिटी डिक्रीज़ होगी। सिमिलरिटीज़ अमंग लेंथेनाइट्स, जब आप इस एफ सीरीज़ के अंदर मूव करते हैं तो ओनली 10 पिकोमीटर डिक्रीज होता है इनका एटॉमिक रेडियाई और 20 पिकोमीटर इन आयोनिक रेडियाई। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर ये जो इतना माइनर चेंज आ रहा है ये इसी वजह से आ रहा है कि लेंथेनाइट की कंट्रैक्शन की वजह से। आगे अगर आप देखें इनके एटॉमिक साइजेस पे इफ़ेक्ट 3D से जब आप 4D पे आ रहे हैं, 3D 4D से जब आपने स्टेप लिया आपने तो 132 पिकोमीटर से साइज़ इंक्रीज हुआ 145 पिकोमीटर तक। लेकिन जब आप 5D में एंटर हुए हैं जहाँ पे फिर f ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई है, तो साइज़ इनका 145 पिकोमीटर से 144 पिकोमीटर, तो मतलब देखिए कितना माइनर चेंज आ रहा है, और ये किस वजह से आ रहे हैं, f ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं इन पे, इससे आप लेंथेनाइट्स को सेपरेट कर लेते हैं बाकी मिक्सचर में से। बेसिक स्ट्रेंथ पे जैसे अभी ऊपर हमने देखा इनके हाइड्रोक्साइड की जो बेसिक स्ट्रेंथ है, हमने कहा कि वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो रही होती है। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ यानी 3D एंड 4D के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ भी इसी वजह से आपको देखने को मिलती हैं। तो वो सिमिलरिटीज़ या साइज़ के अंदर भी इसी वजह से आपको नज़र आ रही होती है कि f ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है। f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से इनके साइज़ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, जिस वजह से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनकी सिमिलर हो जाती हैं। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट की बात करें तो विदाउट लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑल द लेंथेनाइट वुड हैव सेम साइज़, because of which it would have been very difficult to separate them, but due to lanthanide contraction their properties slightly vary, और इस वजह से आप इनको मिक्सचर में से सेपरेट कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इनका साइज़ डिक्रीज होने की वजह से
कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होने की वजह से इनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, कम हो रही होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनाइट फ्रॉम मोनासाइट सैंड, आपके पास मोनासाइट सैंड है जिसके अंदर ये डिफरेंट लैंथेनाइट प्रेजेंट है, आप उसको वहाँ से अलग करना चाहते हैं, ये होता तो प्रैक्टिकल वर्क है। मोनासाइट ओर इज़ फाइनली पाउडर्ड, पहले आपने उसको फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद आपने उसमें हॉट जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना होता है। कास्ट आयरन पेन्स में आप ये काम करवा रहे होते हैं। When thorium and lanthanides go into solution as their sulfate, तो आपके जो मोनासाइट ओर के अंदर लैंथेनाइड्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो वो अपने सल्फेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पेस्टी मैस ऑफ द सल्फेट इज एजिटेटेड विद वाटर, उसके अंदर फिर आपने उसको वाटर को मिक्स करके एजिटेट करना है, उसको सही से हिलाना है, उसके बाद आपने उसको फिल्टर करना है ताकि सिलिका वगैरह रिमूव हो सके। उसके बाद इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगी फास्फोरिक एसिड की, जिस वजह से आपके सॉल्यूशन की नेचर हो जाएगी एसिडिक। फिर उस एसिडिक को उसको बिहेवियर को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप उसमें बेसिक चीज़ ऐड करेंगे, वो आप अमोनिया या मैग्नीशियम मिक्सचर ऐड कर सकते हैं। तो जो थोरियम फॉस्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और आप उसको रिमूव कर लेंगे। सॉल्यूशन कंटेनिंग द सल्फेट ऑफ लैंथेनाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम सल्फेट, अब आपने जो सॉल्यूशन आपका जिसमें सल्फेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स प्रेजेंट है, आपने उसमें सोडियम सल्फेट ऐड कर देना है। जब आप सोडियम सल्फेट ऐड करोगे तो जो लाइट लैंथेनाइड्स होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे डबल सल्फेट्स की फॉर्म में, जबकि जो हैवियर होंगे वो सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेंगे। अब प्रेसिपिटेटेड डबल सल्फेट आर ट्रीटेड विथ हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करनी है, तो जो लैंथेनाइड्स हैं वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो हाइड्रोक्साइड आपने वॉश करने हैं, उनको ड्राई करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उससे फिर आपको ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। वो ऑक्साइड जो है फिर उसको उसके अंदर आपने नाइट्रिक एसिड ऐड करना है और इससे आपको ऑक्साइड्स के फॉर्म में अलग हो जाएंगे, सीरियम ऑक्साइड वगैरह। सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट इनके प्रेजेंट होंगे, लैंथेनम वगैरह, प्रोमेथियम, नियोडाइमियम वगैरह के, तो उसको फिर आप लोगों ने इंडिविजुअली सेपरेट करना होता है बाय यूजिंग एनी सूटेबल टेक्निक। वो सूटेबल टेक्निक फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, आयन एक्सचेंज मेथड वगैरह। उसके बाद एक्टेनाइड्स, तो ये एक्टेनाइड्स की सीरीज़ है, इनके नेम एक तो अच्छे से याद रखने हैं। थोरियम से लेके आपके पास लॉरेंसियम तक ये सीरीज़ मूव करती है। एक्टेनाइड्स जो हैं इनमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5f ऑर्बिटल में एंटर होते हैं। लैंथेनाइड्स में 4f ऑर्बिटल में थे, यहाँ पे 5f ऑर्बिटल्स में आ रहे होते हैं। थोरियम से लॉरेंसियम तक ये सीरीज़ होती है और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रेडॉन से आगे 5f, वहाँ पे हमने कहा था 4f, यहाँ पे 5f और वही 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। D के अंदर यहाँ पे भी 0 या 1 और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इनके भी एटॉमिक नंबर अच्छे तरीके से माइंड में रखने और इसके रिस्पेक्ट में इनकी बड़ी सिंपल सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कि S के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन मूव करवाते जाने हैं 2-2, बाकी D के अंदर कहीं पे 0 होगा, कहीं पे 1 होगा, वो आपने स्टेबिलिटी कंसीडर करनी होती है F की, तो उसके लिहाज से आपने ये फिलिंग कर लेनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 3 के ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये सारे शो करते हैं, बाकी ये +4 की, +5 की, +6 की और कुछ जो हैं इसमें वो +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की शो करते हैं, बाकी +2, +3, +4, +6, +7 तक जाते हैं। ये थोरियम जो है वो +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कुछ कंपाउंड जैसे थोरियम आयोडाइड है तो यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, क्योंकि एक आयोडाइड की -1 तो 2 आयोडाइड की -2 हो जाएगी। इस तरह से बाकी कुछ एलिमेंट जो है अमेरिकम वगैरह वो +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और कुछ जो हैं इसी ग्रुप के एलिमेंट्स वो +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ये बात हम ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद इनमें मेटेलिक नेचर जस्ट लाइक लैंथेनाइड्स, ये भी एक्टेनाइड्स भी मेटल्स होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी शो करते हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। कलर जो है इनमें भी FF ट्रांजिशन की वजह से कलर आपको देखने को मिलता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, क्योंकि इसमें भी F ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा होता है। जस्ट लाइक लैंथेनाइड, एक्टेनाइड्स भी स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो अब तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं यहाँ पे उन सबको सम अप कर दिया गया है।
यूजेस ऑफ लेंथेनाइड्स की बात करें तो लेंथेनाइड जो है उनको हम प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते, ये डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में, डिफरेंट अलाइज की फॉर्म में आप इनको यूज़ करते हैं। इनके ऑक्साइड्स वगैरह ग्लास इंडस्ट्री में गूगल्स वगैरह बनाने में यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि अगेंस्ट यूवी प्रोटेक्शन लाइट यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इनके पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में यूज़ किया जाता है। सेरिक सल्फेट इज़ वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। एक्टिनाइड्स के यूजेस की बात करें तो ये ज़्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव होने की वजह से इनको आमतौर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है एनर्जी सोर्सेज वगैरह के तौर पे। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट लाइंग बियॉन्ड यूरेनियम, यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा होता है, यानी 93 से ऑनवर्ड जो है 103 तक ऑलमोस्ट, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। इनमें नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिकियम है, तो इन सब के अंदर जो है रेडियो एक्टिव एबिलिटीज़ होती हैं, ये रेडिएशंस को इमिट करते हैं। कंपैरिजन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स बोथ शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों के अंदर f ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा होता है, दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों जो है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देते हैं, दोनों चूँकि मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम होती है, क्वाइट रिएक्टिव होते हैं, कलर्ड आइंस होते हैं इनके। नाइट्रेट, परकोलोरेट्स एंड सल्फेट्स इन द +3 स्टेट आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन इनके हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स वगैरह वाटर सॉल्युबल नहीं होते। मेंबर ऑफ बोथ द सीरीज शो आयन एक्सचेंज बिहेवियर, तो यहाँ पे आपका जो F ब्लॉक एलिमेंट्स वाला टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया। तो जो यहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है।